दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज देख रहे थे उसके तहत हम लोग टॉप चैप्टर देख रहे थे दोस्तों, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान क्या है बायो जो हम लोग देख रहे थे दोस्तों घटना चक्र जीएस पॉइंटर के तहत। उसके तहत हम लोग चैप्टर देख रहे थे दोस्तों मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, और इसके तहत हम लोग टॉपिक देख रहे थे परिसंचरण तंत्र। ठीक है दोस्तों, हम लोग चैप्टर देख रहे थे बायो के तहत मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान, और टॉपिक देख रहे थे दोस्तों परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट देख लिए थे और आगे के पॉइंट हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दिए गए हैं, सारे पॉइंट देखेंगे। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा है दोस्तों किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है। ठीक है, कह रहा है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है, तो याद रखिए 7.35 से 7.45। ठीक है, कह रहा है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है, तो याद रखिए 7.35 से 7.45। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान है, तो लगभग याद रखिए 7.4। ठीक है, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान है, तो याद रखिए लगभग 7.4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि एंटीजन व पदार्थ है। ठीक है, कह रहा है कि प्रतिजन व पदार्थ है, तो याद रखिए प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। क्या है? प्रतिजन व पदार्थ है जो प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि प्रतिजन यानी कि एंटीजन व पदार्थ है दोस्तों जो प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहां क्या दिया गया है। कह रहा है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। फिर देखिए, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है दोस्तों जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है। अगला कह रहा है दोस्तों कि एंटीजन्स की मूल विशेषता है। क्या है? एंटीजन्स की मूल विशेषता है कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि एंटीजन्स की मूल विशेषता है कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर देखिए कि एंटीजन्स की मूल विशेषता है दोस्तों वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। क्या है? एंटीजन्स की मूल विशेषता है कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। कह रहा है शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन में से वह जो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो याद रखिए डब्ल्यूबीसी। ठीक है, क्या है? फिर देखिए, शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन में से वह जो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो याद रखिए डब्ल्यूबीसी। ठीक है, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है दोस्तों, शरीर में आरबीसी, ठीक है, फिर है डब्ल्यूबीसी, फिर है रक्त प्लाज्मा और फिर है हीमोग्लोबिन। ठीक है, में से वह जो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो याद रखिए डब्ल्यूबीसी। ठीक है, शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन में से वह जो हमारी संक्रमण से रक्षा करता है, याद रखिए डब्ल्यूबीसी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिया गया है। ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों सफेद रक्त क्या है। कह रहा है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, तो याद रखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है दोस्तों, क्या है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, तो याद रखिए दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। क्या है? मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है, तो याद रखिए वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है, तो याद रखिए वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। क्या है? मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है, तो याद रखिए वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। क्या है? रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो याद रखिए लिम्फोसाइट के द्वारा। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो याद रखिए दोस्तों लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो याद रखिए लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो याद रखिए दोस्तों तिल्ली यानी कि प्लीहा में, थाइमस ग्रंथि में और अस्थि मज्जा आदि में। ठीक है दोस्तों, फिर ये दोनों पॉइंट देखेंगे। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो याद रखिए लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो याद रखिए तिल्ली यानी कि प्लीहा में, थाइमस ग्रंथि में, अस्थि मज्जा आदि में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो याद रखिए तिल्ली, प्लीहा में, थाइमस ग्रंथि में, अस्थि मज्जा आदि में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, चलिए देखेंगे यहां पे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्रतिरक्षा, ठीक है,
प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है। ठीक है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, यानी कि असंक्रम्यता का सर्वाधिक संबंध है दोस्तों। तो याद रखिए किससे, वह है हमारा लिम्फोसाइट से। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। फिर से देखिए, कह रहा है कि प्रतिरक्षा यानी कि असंक्रम्यता का सर्वाधिक संबंध है दोस्तों। तो याद रखिए लिम्फोसाइट से। ठीक है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है दोस्तों। तो याद रखिए लिम्फोसाइट से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो याद रखिए रक्त में प्रोटीन। क्या है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है तो रक्त में प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण है तो याद रखिए रक्त में प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से देखिए, कह रहा है मानव रक्त की श्यानता का कारण है तो याद रखिए रक्त में प्रोटीन। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या है, कह रहा है मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास होता है तो लगभग 0.007 मिलीमीटर। फिर देखिए, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है तो याद रखिए लगभग 0.007 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी कि WBC का व्यास होता है तो याद रखिए लगभग दोस्तों 0.007 मिलीमीटर। ठीक है, 0.007 मिलीमीटर। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं तो ल्यूकीमिया। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं तो वह है दोस्तों हमारा ल्यूकीमिया। ठीक है, फिर देखिए, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं तो याद रखिए ल्यूकीमिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं तो याद रखिए अस्थि मज्जा बोन मैरो में। ठीक है, कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं तो याद रखिए दोस्तों अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, फिर देखिए, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं तो याद रखिए अस्थि मज्जा में। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। ठीक है, कह रहा है कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है तो याद रखिए प्लीहा में। क्या है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है तो याद रखिए प्लीहा में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, कह रहा है रक्त में शर्करा, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज। कह रहा है रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो याद रखिए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। क्या है, रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो याद रखिए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से देखिए, कह रहा है दोस्तों रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो याद रखिए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए, रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो याद रखिए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं तो याद रखिए हृदय धमनियां। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है कि हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं तो याद रखिए हृदय धमनियां। ठीक है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं दोस्तों हृदय धमनियां। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। क्या है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। फिर देखिए, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है तो याद रखिए दोस्तों थ्रोम्बिन। ठीक है, फिर देखिए, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है तो याद रखिए थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है तो याद रखिए थ्रोम्बिन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्या कह रहा है, वह शारीरिक प्रक्रम जिससे थ्रोम्बिन का संबंध है तो याद रखिए दोस्तों रक्त जमाव। क्या है, वह शारीरिक प्रक्रम जिससे थ्रोम्बिन का संबंध है तो याद रखिए वह है हमारा रक्त जमाव। ठीक है, फिर देखिए, वह शारीरिक प्रक्रम जिससे थ्रोम्बिन का संबंध है तो याद रखिए रक्त जमाव। वह शारीरिक प्रक्रम जिससे थ्रोम्बिन का संबंध है तो याद रखिए रक्त जमाव। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, क्या है, कह रहा है दोस्तों प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है लगभग 90%। क्या है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो याद रखिए लगभग 90%। क्या है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो लगभग 90%। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90% होता है। चलिए अगला देखिए, सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों। क्या है, सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है तो देखिए यहाँ रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। ठीक है, कह रहा है रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फिर है सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है तो याद रखिए रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। ठीक है, सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है तो रक्त में दोस्तों WBC की तुलना में बिंबाणु जो होते हैं वह अधिक होते हैं। चलिए अगला देखिए,
कह रहा है दोस्तों कथन और कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कथन कह रहा है कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। क्या है? कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण कह रहा है रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। ठीक है, फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। ठीक है, कह रहा है रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। ठीक है, फिर देखिए रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं और फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कथन हमारा कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। ठीक है, फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देख लीजिए। कथन कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है वह देश जिसके वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है। क्या है? वह देश जिसके वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, तो याद रखिए ब्रिटेन। ठीक है, क्या है? वह देश जिसके वैज्ञानिकों ने ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, तो याद रखिए ब्रिटेन। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारा 6 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हमारा 6वां टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग है। क्या है? अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग है, तो याद रखिए यकृत यानी कि लीवर। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी अंग है, तो याद रखिए यकृत दोस्तों। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्या है हमारा अगला पॉइंट? कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है। क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है, तो याद रखिए लगभग 1.5 लीटर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है लगभग 1.5 लीटर। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस आ जाता है। कह रहा है वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए। फिर दूसरा देखिए, कह रहा है कि बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन हमारा गलत है दोस्तों, केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, केवल 2, यहां देखिए केवल 2। ठीक है, फिर देखिए मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों कि वृक्क में क्या है? पहला है वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस आ जाता है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। दूसरा पॉइंट है कि बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु क्या है? बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है, तो इसमें हमारा केवल दूसरा पॉइंट सही है। फिर देखिए बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, ठीक है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है, केवल दूसरा पॉइंट सही है, पहला पॉइंट हमारा गलत है। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मनुष्य शरीर में क्या है? कह रहा है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो याद रखिए डायलिसिस। क्या है? मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो याद रखिए दोस्तों डायलिसिस। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो याद रखिए दोस्तों डायलिसिस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है सही कथन है। कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सही कथन है, तो याद रखिए कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, सही कथन, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों डायलिसिस संबंध है। ठीक है, डायलिसिस संबंधित है, तो याद रखिए वृक्क किडनी से। ठीक है, डायलिसिस संबंधित है, तो याद रखिए वृक्क से किडनी से। डायलिसिस संबंधित है वृक्क से किडनी से। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, तो याद रखिए गुर्दों द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, तो याद रखिए गुर्दों द्वारा यानी कि किडनी द्वारा। ठीक है, कह रहा है यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, तो याद रखिए गुर्दों द्वारा। ठीक है, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है, तो गुर्दों द्वारा। चलिए
आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है मानव में गुर्दे अंग हैं, ठीक है, कह रहा है मानव में गुर्दे अंग हैं, तो याद रखिए एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन प्रणाली के, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है मानव में गुर्दे अंग हैं, तो याद रखिए एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन प्रणाली के। फिर देखिए मानव में गुर्दे अंग हैं, एक्सक्रीशन प्रणाली यानी कि उत्सर्जन प्रणाली के, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, याद रखिए 1200 सीसी, ठीक है। चलिए फिर देखिए, कह रहा है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, याद रखिए 1200 सीसी। कह रहा है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, याद रखिए 1200 सीसी। कह रहा है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, याद रखिए 1200 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। अगला देखिए, कह रहा है अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है दोस्तों वृक्क। अपोहक यानी कि डायलिसिस, ठीक है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क, ठीक है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए देखेंगे, कह रहा है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो जो पदार्थ जमा होता है, क्या है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, ठीक है। कह रहा है जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जो पदार्थ जमा होता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। चलिए फिर देखिए, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जो पदार्थ जमा होता है, याद रखिए रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। फिर देखिए, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जो पदार्थ जमा होते हैं, याद रखिए दोस्तों रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते तो जो पदार्थ जमा होते रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखिए, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो याद रखिए रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो याद रखिए रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है मानव वृक्क अस्मरी यानी कि किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखिए, मानव वृक्क अस्मरी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव वृक्क अस्मरी यानी कि किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखिए, वही प्रश्न रिपीट किया गया है। चलिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, ठीक है। चलिए, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान के तहत हमारा 7वां टॉपिक है दोस्तों, वह है हमारा तंत्रिका तंत्र, ठीक है। चलिए देखेंगे, तंत्रिका तंत्र देखिए यहाँ वह है दोस्तों हमारा 7वां टॉपिक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है मनुष्य में कपाल तंत्रिका पाई जाती है, ठीक है। कह रहा है मनुष्य में कपाल तंत्रिका पाई जाती है, याद रखिए 12 जोड़ी, ठीक है दोस्तों। कह रहा है मनुष्य में कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो याद रखिए 12 जोड़ी, ठीक है। मनुष्य में कपाल तंत्रिका पाई जाती है तो याद रखिए 12 जोड़ी, ठीक है। कह रहा है कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में से तंत्रिका निकलती है, तो याद रखिए दोस्तों 31 जोड़ियां तंत्रिका तंत्र हमारी कशेरुक रज्जु से निकलती हैं, ठीक है। फिर देखिए, मनुष्य में कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं 12 जोड़ी। मनुष्य में कपाल तंत्रिका पाई जाती हैं 12 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में से तंत्रिका निकलती है तो याद रखिए 31 जोड़ियां। कशेरुक रज्जु में से तंत्रिका तंत्र निकलती है तो याद रखिए 31 जोड़ियां। कशेरुक रज्जु में से तंत्रिका निकलती है तो याद रखिए दोस्तों 31 जोड़ियां, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्या है, कह रहा है हमारा माइंड यानी कि मस्तिष्क जिम्मेदार है या उत्तरदायी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है सोचने के लिए, पहला पॉइंट। फिर है दोस्तों हृदय गति नियंत्रण के लिए, ठीक है। फिर तीसरा है दोस्तों शरीर के संतुलन के लिए, ठीक है, यानी कि बैलेंस ऑफ बॉडी के लिए। चलिए फिर देखिए, यहाँ मस्तिष्क जिम्मेदार या उत्तरदायी है तो याद रखिए सोचने के लिए, ठीक है। फिर है दोस्तों हृदय गति नियंत्रण के लिए। फिर है शरीर के संतुलन के लिए। फिर देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार या उत्तरदायी है तो याद रखिए सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। फिर देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार या उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए आगे देखेंगे, फिर आगे के पॉइंट क्या है दिए गए, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए दोस्तों, चलिए देखेंगे, कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र है तो याद रखिए कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है दोस्तों। क्या है, कह रहा है प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र है तो याद रखिए दोस्तों क्या है, वह है हमारा कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। फिर देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है तो याद रखिए कशेरुक रज्जु में, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है तो कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, कह रहा है सुई चुभाने पर त्वचा, मस्तिष्क, हृदय एवं नेत्र में से वह जो दर्द महसूस नहीं करेगा, तो याद रखिए मस्तिष्क। पूछा गया प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है सुई चुभाने पर त्वचा, मस्तिष्क, हृदय एवं नेत्र में से वह जो दर्द महसूस नहीं करेगा, तो याद रखिए मस्तिष्क। फिर देखिए,
सुई चुभाने पर त्वचा, मस्तिष्क, हृदय एवं नेत्र में से वह जो दर्द महसूस नहीं करेगा, तो याद रखिए मस्तिष्क। सुई चुभाने पर त्वचा, मस्तिष्क, हृदय एवं नेत्र में से वह जो दर्द महसूस नहीं करेगा, तो याद रखिए मस्तिष्क। चलिए दोस्तों आगे देखिए, कह रहा है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है, तो याद रखिए सेरिब्रम में। ठीक है, कह रहा है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है, तो याद रखिए सेरिब्रम में। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है तो सेरिब्रम में। ठीक है दोस्तों, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है तो सेरिब्रम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे के पॉइंट क्या है। कह रहा है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो याद रखिए हाइपोथैलेमस। ठीक है, कह रहा है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस। चलिए आगे देखिए, कह रहा है परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हैं। क्या है? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हैं। क्या है? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हैं, तो याद रखिए हाइपोथैलेमस में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हैं, तो याद रखिए हाइपोथैलेमस में। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित हैं, तो याद रखिए हाइपोथैलेमस में। ठीक है, चलिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए फिर देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए मानव मस्तिष्क में निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, तो याद रखिए मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है दोस्तों, क्या है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है, तो याद रखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए मानव मस्तिष्क में निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, तो याद रखिए मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या है? मानव मस्तिष्क में निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, तो याद रखिए मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क में निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है, तो याद रखिए मेडुला ऑब्लांगेटा। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंटों को देखेंगे क्या दिए गए हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का 8वां टॉपिक हम देखेंगे, वह है दोस्तों हमारा अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए पहला पॉइंट है, देखेंगे, कह रहा है पीत पिंड जहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की सन्नति है वह है दोस्तों अंडाशय। क्या है दोस्तों? फिर देखिए पीत पिंड जहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की सन्नति है, तो उसे हम कहेंगे अंडाशय। ठीक है, फिर देखिए पीत पिंड जहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की सन्नति है वह है दोस्तों हमारा अंडाशय। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा दोस्तों, ठीक है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण। क्या है? वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है तो हार्मोन यानी कि एडीएच। तो एडीएच क्या है दोस्तों? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, याद रखिए। चलिए वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। क्या है? वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, तो याद रखिए हार्मोन एडीएच के द्वारा, वह है दोस्तों हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, चलिए फिर देखिए वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है, तो याद रखिए हार्मोन एडीएच के द्वारा यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, सही सुमेल करेंगे हम। चलिए दोस्तों, कह रहा है जनन ग्रंथि। ठीक है, जनन ग्रंथि तो याद रखिए आप प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्या है? जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या है? तो यह हमारा वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अग्नाशय दोस्तों हो जाएगा इंसुलिन और अधिवृक्क हो जाएगा दोस्तों हमारा कार्टिसोल। फिर देखिए सही सुमेल करेंगे, जनन ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन, जनन ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय हो जाएगा इंसुलिन, अधिवृक्क हो जाएगा कार्टिसोल। फिर देखिए जनन ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय हो जाएगा इंसुलिन, अधिवृक्क हो जाएगा कार्टिसोल। फिर देखिए जनन ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय हो जाएगा इंसुलिन, अधिवृक्क हो जाएगा कार्टिसोल। फिर देखिए जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क कार्टिसोल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे क्या है अगला पॉइंट हमारा, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए यहां देखिए सही सुमेलित है दोस्तों। ठीक है, सही सुमेलित है प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय महिला। ठीक है दोस्तों, याद रखिए प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय महिला। ठीक है, फिर देखिए प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय महिला। फिर देखिए टेस्टोस्टेरॉन वृषण पुरुष। ठीक है दोस्तों, कह रहा है टेस्टोस्टेरॉन वृषण पुरुष। ठीक है दोस्तों, टेस्टोस्टेरॉन वृषण पुरुष। अगला देखिए थायरॉक्सिन थायराइड, थायरॉक्सिन थायराइड, इंसुलिन अग्नाशय। ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां से फिर एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, फिर देखेंगे। चलिए यहां से देखिए जनन ग्रंथि दोस्तों याद रखिए प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि याद रखिए वृद्धि
वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा दोस्तों, गर्भाशय महिला टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, वृषण पुरुष थायरॉक्सिन हो जाएगा, थायराइड इंसुलिन हो जाएगा, अग्नाशय फिर देखिए दोस्तों, चलिए सही सुमेल है। फिर देखेंगे जनन ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन, क्या है जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क कॉर्टिसोल, अग्नाशय इंसुलिन, अधिवृक्क कॉर्टिसोल। यहां देखिए अगला कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा गर्भाशय महिला, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा गर्भाशय महिला, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा वृषण पुरुष, टेस्टोस्टेरोन वृषण पुरुष, थायरॉक्सिन हो जाएगा थायराइड दोस्तों, इंसुलिन हो जाएगा अग्नाशय, थायरॉक्सिन हो जाएगा थायराइड दोस्तों, इंसुलिन हो जाएगा अग्नाशय। चलिए दोस्तों आगे देखें क्या पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे, कह रहा है यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए, क्या है यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में दोस्तों अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए यदि किसी प्राणी को, ठीक है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसे परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फिर देखिए यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए कह रहा है अगर अग्नाशय में खराबी हो यानी कि पैंक्रियाज में खराबी हो दोस्तों तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर देखिए अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। कई बार पेपर में रिपीटेड प्रश्न है, कह रहा है मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, तो याद रखिए अग्नाशय वह हो जाएगा दोस्तों हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। चलिए फिर देखिए मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, तो याद रखिए अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, ठीक है। फिर देखिए मानव शरीर में वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, तो याद रखिए दोस्तों अग्नाशय, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, क्या है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो याद रखिए सिक्रीटिन, ठीक है। फिर देखिए अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों सिक्रीटिन। फिर देखिए अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो याद रखिए सिक्रीटिन, ठीक है। फिर देखिए अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो याद रखिए सिक्रीटिन। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे, कह रहा है मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन है, एक पेप्टाइड है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है मधुसूदनी इंसुलिन, ठीक है, अंतःस्राव हार्मोन एक पेप्टाइड है। फिर देखिए मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक पेप्टाइड है। फिर देखिए मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक पेप्टाइड है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है इंसुलिन होता है तो याद रखिए एक प्रोटीन है, ठीक है। इंसुलिन होता है दोस्तों तो याद रखिए एक प्रोटीन, इंसुलिन होता है एक प्रोटीन, इंसुलिन होता है एक प्रोटीन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए यहां देखिए, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है दोस्तों मानव तंत्र में इंसुलिन चयापचय नियंत्रित करता है, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कह रहा है मानव तंत्र में इंसुलिन चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। मानव तंत्र में इंसुलिन चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट का, मानव तंत्र में इंसुलिन चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट का। चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो याद रखिए इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है तो याद रखिए इंसुलिन हार्मोन, ठीक है दोस्तों। चलिए कई बार पूछा गया है, याद रखिए इंसुलिन में धातु मौजूद है तो जिंक यानी कि जस्ता, ठीक है। इंसुलिन में धातु मौजूद है तो जस्ता यानी कि जिंक, इंसुलिन में धातु मौजूद है तो जस्ता यानी कि जिंक, इंसुलिन में धातु मौजूद है तो जस्ता यानी कि जिंक। चलिए आगे देखिए कथन कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कथन कह रहा है दोस्तों उदक में यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, क्या है, कह रहा है कि कथन ए यानी कि उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण देखिए क्या कह रहा है, उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रोसिन के
अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। ठीक है, तो कारण हमारा गलत है, कथन बिल्कुल सही है कि उदक में यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कथन बिल्कुल सही मार्क करेंगे। कारण हमारा गलत है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, केवल ए सही है परंतु आर हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, ए सही है परंतु आर हमारा गलत है। ठीक है, फिर से देख लीजिए कथन कि उदक में यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, कथन है हमारा क्या है, यहां ध्यान से देखिए। कह रहा है विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। क्या है, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। क्या है, विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वैसोप्रोटीन का स्राव बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, केवल कथन सही है कि विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि विस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही मार्क करेंगे परंतु आर हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा है ग्लाइसिन, क्या है दोस्तों, ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टोमिन एवं इंसुलिन में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है कि ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहां देखिए, चलिए पहला पॉइंट यहां देखिए। कह रहा है दोस्तों ग्लाइसिन, फिर है दोस्तों हीमोग्लोबिन, फिर है दोस्तों हिस्टेमिन, फिर है दोस्तों इंसुलिन। ठीक है, कह रहा है इसमें से किसकी कमी से मनुष्य को मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है, तो याद रखिए दोस्तों इंसुलिन की कमी से। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए। कह रहा है ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टेमिन एवं इंसुलिन में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो याद रखिए दोस्तों इंसुलिन। ठीक है, फिर देखिए ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टेमिन एवं इंसुलिन में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो याद रखिए दोस्तों इंसुलिन। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है हार्मोन जो अग्नाशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है, तो याद रखिए दोस्तों इंसुलिन। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि हार्मोन जो अग्नाशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल से स्रावित होता है वह है दोस्तों हमारा इंसुलिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि हार्मोन जो अग्नाशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है वह है दोस्तों हमारा इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए हार्मोन जो अग्नाशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है दोस्तों वह है हमारा इंसुलिन। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो याद रखिए अग्नाशय में आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता तो अग्नाशय में आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस द्वारा। ठीक है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता अग्नाशय में आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस द्वारा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, आगे के पॉइंट देखते रहिए। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का है, तो याद रखिए हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का है, तो याद रखिए दोस्तों हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों इंसुलिन है, तो याद रखिए इंसुलिन है दोस्तों प्रोटीन। ठीक है, कह रहा है इंसुलिन है, तो याद रखिए इंसुलिन है दोस्तों प्रोटीन। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है, तो याद रखिए डहेलिया की जड़ों से। ठीक है, चलिए इंसुलिन प्राप्त होता है, तो याद रखिए डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो याद रखिए डहेलिया की जड़ों से। चलिए दोस्तों हार्मोन और उनके कार्य यहाँ देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है इंसुलिन तो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर। इंसुलिन करता है रक्त शर्करा का नियंत्रण, इंसुलिन करता है रक्त शर्करा का नियंत्रण, इंसुलिन करता है रक्त शर्करा का नियंत्रण। चलिए दोस्तों यहाँ दिया गया है मेलाटोनिन। ठीक है दोस्तों, दिया गया है मेलाटोनिन, याद रखिए निद्रा का नियंत्रण। ठीक है, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण। अगला देखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ठीक है, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण। ठीक है, क्या है, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है दोस्तों गैस्ट्रिन, तो याद रखिए गैस्ट्रिक अम्ल का श्रावण करता है। ठीक है, गैस्ट्रिन से गैस्ट्रिक अम्ल का श्रावण होता है दोस्तों। फिर देखिए, चलिए यहां देखिए इंसुलिन है रक्त शर्करा का नियंत्रण। क्या है, इंसुलिन है रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन है निद्रा का नियंत्रण, मेलाटोनिन है निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण। ठीक है, ऑक्सीटोसिन है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, गैस्ट्रिन है गैस्ट्रिक अम्ल का श्रावण, गैस्ट्रिन है गैस्ट्रिक अम्ल का श्रावण। फिर देखिए इंसुलिन है रक्त शर्करा का नियंत्रण, इंसुलिन है रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक अम्ल का क्या है, श्रावण। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना मोचन को प्रेरित करता है, तो याद रखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। ठीक है, चलिए याद रखिए माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना मोचन को प्रेरित करता है, तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना मोचन को प्रेरित करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। ठीक है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना मोचन को प्रेरित करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दोस्तों। चलिए आगे देखिए क्या है,
कह रहा है हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो याद रखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन। कह रहा है हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है ऑक्सीटोसिन। चलिए, हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है ऑक्सीटोसिन। हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है ऑक्सीटोसिन। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों कैरोटीन, ठीक है, फिर कह रहा है फाइब्राइन, फिर कह रहा है ऑक्सीटोसिन, फिर कह रहा है कोलोजन में से एक प्रोटीन नहीं है, तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या है? प्रोटीन ना होकर हार्मोन है। ठीक है, चलिए फिर देखिए कैराटीन, ठीक है, फिर कह रहा है फाइब्राइन, फिर कह रहा है ऑक्सीटोसिन, फिर कह रहा है कोलोजन में से एक प्रोटीन नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। फिर देखिए कैराटीन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन एवं कोलाजन में से एक प्रोटीन नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। कह रहा दोस्तों पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है? पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, तो याद रखिए दोस्तों मस्तिष्क में। ठीक है, क्या है? पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है मस्तिष्क में। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखें। कह रहा है ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है, तो याद रखिए पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है, तो याद रखिए पीयूष ग्रंथि। ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है, तो याद रखिए पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्या है ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए यहां देखिए, कह रहा है दोस्तों पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, वह है दोस्तों हमारी परावटु ग्रंथि। ठीक है, चलिए फिर देखिए, कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारी परावटु ग्रंथि। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो याद रखिए दोस्तों परावटु ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए क्या है अगला पॉइंट। कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, कह रहा है गाय और भैंस के थनों में से दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है, तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की दोस्तों। ठीक है, कह रहा है गाय और भैंस के थनों में से दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है दोस्तों, तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। कह रहा है गाय और भैंस के थनों में से दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है दोस्तों, तो याद रखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है थायरॉक्सिन है, तो याद रखिए हार्मोन। क्या है? थायरॉक्सिन है दोस्तों, तो याद रखिए हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है दोस्तों? हार्मोन। थायरॉक्सिन क्या है? हार्मोन। चलिए अगला देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन है दोस्तों थायरॉक्सिन। क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। चलिए दोस्तों अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह, क्या है? आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। चलिए दोस्तों अगला देखिए, कथन कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। चलिए कह रहा है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। क्या है दोस्तों? कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर यानी कि घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। कारण कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कथन कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर यानी कि घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। ठीक है, कारण कह रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो याद रखिए ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि कथन जो है बिल्कुल सही है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है, बिल्कुल सही मार्क करिएगा इसको। कारण दिया गया है पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, यह भी हमारा सही है, यानी कि कारण कथन की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ठीक है, ए एवं आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, कह रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है एक अमीनो अम्ल। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, तो याद रखिए एक अमीनो अम्ल। ठीक है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है एक अमीनो अम्ल। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है एक अमीनो अम्ल। चलिए आगे देखेंगे, आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए यहां देखें, चलिए दोस्तों कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि के खराबी से होती है, क्या है? थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है, तो याद रखिए आयोडीन की कमी के कारण। क्या है? थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है, तो याद रखिए आयोडीन की कमी के कारण। थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है, तो याद रखिए आयोडीन की कमी के कारण। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, कह रहा है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है। ठीक है, तो याद रखिए TSH। ठीक है दोस्तों, चलिए थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों TSH। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए
उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों TSH। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है, तो याद रखिए घेघा रोग। ठीक है, जिसे हम लोग वाइटर भी कहते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों घेघा रोग। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। सही सुमेल करेंगे दोस्तों। चलिए कह रहा है एड्रीनलिन, तो याद रखिए क्रोध, भय और खतरा। ठीक है, कह रहा है एड्रीनलिन, तो याद रखिए क्रोध, भय और खतरा। ठीक है, फिर है एस्ट्रोजन, तो याद रखिए स्त्रियां। ठीक है, एस्ट्रोजन तो याद रखिए स्त्रियां। इंसुलिन तो याद रखिए ग्लूकोज। फिर है दोस्तों फेरोमोन, तो याद है, चलिए याद रखिए यहां क्या है, फेरोमोन। ध्यान रखिए गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। ठीक है दोस्तों, कह रहा है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। चलिए फिर देखिए क्या है, एंड्रीनिलीन, तो याद रखिए क्रोध, भय, खतरा। एंड्रीनिलीन क्रोध, भय, खतरा। ठीक है, एस्ट्रोजन स्त्रियां, एस्ट्रोजन स्त्रियां। इंसुलिन ग्लूकोज, इंसुलिन ग्लूकोज। फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। फिर देखें एंड्रीनिलीन क्रोध, भय, खतरा। एंड्रीनिलीन क्रोध, भय, खतरा। एंड्रीनिलीन क्रोध, भय, खतरा। एस्ट्रोजन स्त्रियां, एस्ट्रोजन स्त्रियां, एस्ट्रोजन स्त्रियां। इंसुलिन ग्लूकोज, इंसुलिन ग्लूकोज, इंसुलिन ग्लूकोज। फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, चलिए लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है दोस्तों एंड्रीनिलीन। क्या है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है दोस्तों एंड्रीनिलीन। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एंड्रीनिलीन। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एंड्रीनिलीन। चलिए अगला देखिए, कह रहा है वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो याद रखिए दोस्तों एंड्रीनिलीन। क्या है दोस्तों, वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो याद रखिए दोस्तों एंड्रीनिलीन। ठीक है, वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो याद रखिए दोस्तों एंड्रीनिलीन। ठीक है, वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो याद रखिए दोस्तों एंड्रीनिलीन। ठीक है दोस्तों, वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो याद रखिए दोस्तों एंड्रीनिलीन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, फिर वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो याद रखिए दोस्तों एंड्रीनिलीन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो याद रखिए पुटिका द्वारा। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एस्ट्रोजन उत्पादित होता है दोस्तों, तो याद रखिए पुटिका द्वारा। क्या है, एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो याद रखिए पुटिका द्वारा। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा, एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों एस्ट्रोजन, फिर कह रहा है एंड्रोजन, फिर कह रहा है इंसुलिन, फिर कह रहा है ऑक्सीटोसिन में से महिला सेक्स हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों एस्ट्रोजन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, चलिए कह रहा है दोस्तों एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन में से महिला सेक्स हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों एस्ट्रोजन। फिर देखिए एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन में से महिला सेक्स हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों एस्ट्रोजन। फिर देखिए एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन में से महिला सेक्स हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है एस्ट्रोजन, तो याद रखिए एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, क्या है एस्ट्रोजन दोस्तों, याद रखिए एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों यहां देखिए, कह रहा है कि एंड्रोस्टेरॉन, क्या है एंड्रोस्टेरॉन, फिर कह रहा है टेस्टोस्टेरॉन, फिर कह रहा है एस्ट्रोन, फिर कह रहा है एवं थायरॉक्सिन में से स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों एस्ट्रोन। ठीक है, एस्ट्रोन। फिर देखिए कह रहा है एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोन एवं थायरॉक्सिन में से स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो याद रखिए दोस्तों एस्ट्रॉन। ठीक है, चलिए फिर देखिए कह रहा है एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोन एवं थायरॉक्सिन में से स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो याद रखिए एस्टेरॉन। फिर देखिए एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोन एवं थायरॉक्सिन में से स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो याद रखिए एस्ट्रोन। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां मानव शरीर के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा दोस्तों मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए, चलिए विचार करेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। क्या है, पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए, कह रहा है पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर तीसरा कह रहा है कि महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। क्या है, कह रहा है महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, क्या है, महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर चौथा कह रहा है कि प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से सही कथन है, तो इनमें से सही कथन 1, 2 एवं 3 है दोस्तों। चौथा हमारा सही कथन नहीं है। फिर देखेंगे, चलिए ध्यान से देखें। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का
उत्पादन बढ़ जाता है। क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। क्या है, पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। पुरुषों की जनन ग्रंथियां प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए, महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं। महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां टेस्टोस्टेरॉन उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। तो यह हमारा बिल्कुल गलत है। सही कथन 1, 2 एवं 3 है। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए यहाँ देखें, सही सुमेल करेंगे दोस्तों हम, ठीक है। हार्मोन है दोस्तों, याद रखिए टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हार्मोन क्या है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर कह रहा है एंजाइम, तो याद रखिए लाइपेज दोस्तों एंजाइम है, ठीक है। लाइपेज क्या है दोस्तों, एंजाइम है, ठीक है। फिर कह रहा है फास्फोलिपिड, तो याद रखिए लेसिथिन हमारा दोस्तों फास्फोलिपिड है, ठीक है। फिर देखिए बहुलक, तो बहुलक हो जाएगा दोस्तों पॉलीइथीन, ठीक है। बहुलक हो जाएगा पॉलीइथीन। फिर से देखें, कह रहा है हार्मोन दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। फिर देखिए एंजाइम हो जाएगा दोस्तों लाइपेज, एंजाइम हो जाएगा दोस्तों लाइपेज, एंजाइम हो जाएगा दोस्तों लाइपेज, एंजाइम हो जाएगा दोस्तों लाइपेज। फास्फोलिपिड हो जाएगा लेसिथिन, फास्फोलिपिड हो जाएगा दोस्तों लेसिथिन, फास्फोलिपिड हो जाएगा दोस्तों लेसिथिन, फास्फोलिपिड लेसिथिन। बहुलक हो जाएगा पॉलीइथीन, बहुलक हो जाएगा पॉलीइथीन। फिर देखिए हार्मोन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम हो जाएगा लाइपेज, फास्फोलिपिड लेसिथिन, बहुलक हो जाएगा पॉलीथीन। चलिए दोस्तों आगे देखें, कह रहा है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, पहला पॉइंट कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा कह रहा है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, ठीक है। फिर से देखें तीनों पॉइंट, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा कह रहा है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। दूसरा क्या कह रहा है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। तीसरा कह रहा है इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो ये गुण विशिष्ट है दोस्तों याद रखिए अग्नाशय के, यह गुण विशिष्ट है, याद रखिए अग्नाशय के। चलिए कह रहा है दोस्तों मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो वाहिनी विहीन है, तो याद रखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो वाहिनीहीन है, तो याद रखिए अंतःस्रावी ग्रंथि। कह रहा है मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो वाहिनीहीन है, तो याद रखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। ध्यान से सारे पॉइंट देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, कह रहा है मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। क्या है, मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो याद रखिए परावटु या पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है दोस्तों। कह रहा है मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो याद रखिए परावटु या पैराथायराइड हार्मोन। फिर देखिए मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो याद रखिए परावटु या पैराथायराइड हार्मोन हमारा दोस्तों मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए कथन है और कारण है, ठीक है। चलिए कथन देखेंगे, कह रहा सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। क्या है, कह रहा सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, कारण तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। क्या है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। आर हमारा असत्य है, ठीक है। कथन कह रहा है कथन जो दिया गया है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बिल्कुल सत्य है, किंतु कारण दिया गया है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, या बिल्कुल हमारा गलत है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिए क्रमशः पाइनियल एवं पिट्यूटरी। क्या है, क्रमशः पाइनियल एवं पिट्यूटरी, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिए क्रमशः पाइनियल एवं पिट्यूटरी, ठीक है दोस्तों। क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिए क्रमशः पाइनियल एवं पिट्यूटरी। क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिए क्रमशः पाइनियल एवं पिट्यूटरी, ठीक है दोस्तों। क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो याद रखिए दोस्तों क्रमशः पाइनियल एवं पिट्यूटरी, ठीक है दोस्तों। चलिए मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का लास्ट टॉपिक हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। यह हमारा 9वां टॉपिक है, ठीक है, और इसी के साथ हमारा मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट टॉपिक है, ध्यान से देखिए, कह रहा है दोस्तों जनन एवं भ्रूणीय विकास, ठीक है दोस्तों। कह रहा है जनन एवं भ्रूणीय विकास, ठीक है, ध्यान से देखें। पहला देखिए, कह रहा है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो याद रखिए वृषण में, यानी कि टेस्टिस में, ठीक है दोस्तों। चलिए कह रहा है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए वृषण में। क्या है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं तो वृषण में, ठीक है।
सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं तो याद रखिए वृषण में, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं तो याद रखिए वृषण में। चलिए दोस्तों अगला देखिए, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है, ध्यान रखिए। कह रहा है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो याद रखिए अंडवाहिनी ओविडक्ट में, ठीक है दोस्तों। क्या है, निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो याद रखिए अंडवाहिनी ओविडक्ट में, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखिए, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो याद रखिए अंडवाहिनी ओविडक्ट में। फिर देखिए, निषेचन की क्रिया होती है तो याद रखिए अंडवाहिनी ओविडक्ट में। चलिए अगला पॉइंट देखें दोस्तों, कह रहा है मानव शरीर में क्या है कि मानव में शरीर के शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है तो याद रखिए दोस्तों डिंब वाहिनी नली में, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है मानव में शरीर के शुक्राणु यानी कि स्पर्म डिंब को निषेचित करता है तो याद रखिए दोस्तों डिंब वाहिनी नली में। मानव में शरीर के शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है तो याद रखिए दोस्तों डिंब वाहिनी नली में। मानव में शरीर के शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है तो याद रखिए दोस्तों डिंब वाहिनी नली में। मानव में शरीर के शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है तो याद रखिए दोस्तों डिंब वाहिनी नली में। मानव में शरीर के शुक्राणु डिंब को निषेचित करता तो डिंब वाहिनी नली में। चलिए दोस्तों आगे देखें क्या है, ध्यान से देखें। कह रहा है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए, ठीक है दोस्तों। क्या है, कह रहा है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो 1 से 2 दिनों के लिए, ठीक है दोस्तों। कह रहा है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो याद रखिए 1 से 2 दिनों के लिए, ठीक है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो याद रखिए 1 से 2 दिनों के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है तो याद रखिए अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में दोस्तों, ठीक है। क्या है, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। क्या है, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है तो याद रखिए अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में दोस्तों, ठीक है। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। फिर देखिए, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है तो याद रखिए अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, ठीक है। कह रहा है वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है तो याद रखिए उल्ब या एमनियॉन, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर देखिए, कह रहा है वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है तो याद रखिए उल्ब या एमनियॉन। कह रहा है वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, याद रखिए उल्ब या एमनियॉन। फिर देखिए, वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है वह है दोस्तों हमारी उल्ब या एमनियॉन। चलिए आगे देखें, कह रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो याद रखिए दोस्तों पराध्वनि तरंगे, ठीक है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो याद रखिए पराध्वनि तरंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पराध्वनि तरंगे, ठीक है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तो याद रखिए दोस्तों पराध्वनि तरंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा बायो का वह है दोस्तों हमारा पादप कार्य की, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों पादप कार्य की, ठीक है। तो इस प्रकार मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है दोस्तों, ठीक है। सारे पॉइंटों को और सारे टॉपिकों को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। अब कल जो हमारा नया टॉपिक होगा बायो के तहत वो होगा दोस्तों हमारा पादप कार्य की, और पहला टॉपिक होगा दोस्तों हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए ध्यान से दोस्तों सारे वीडियोस को देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।